आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो डिजिटल एसेट स्पेस में काफी चर्चा में है, इंटरलिंक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। नए प्रोजेक्ट्स तो रोज आते हैं, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट का असली टेस्ट उसका टोकनॉमिक्स होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि आखिर इस फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर टोकन की डिमांड और सप्लाई को इतनी बारीकी से कैसे कंट्रोल करता है। सोर्स मटेरियल का पूरा थीसिस इस एक लाइन पर टिका है। 4 एक साथ मिलने वाली डिमांड की ताकतें और एक बेहद सावधानी से मैनेज की गई सप्लाई। यानी ये कोई आम मॉडल नहीं है, इसे बहुत ही डिलिबरेटली डिज़ाइन किया गया है ताकि डिमांड के स्पेसिफिक पिलर्स और स्ट्रिक्ट सप्लाई कंट्रोल के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बन सके। ऐसी क्लैरिटी इस इंडस्ट्री में कम ही देखने को मिलती है। आज के इस एक्सप्लेनर में इन 6 पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। पहला, द इंटरलिंक डिमांड पिक्चर। दूसरा, DApp इकोसिस्टम यूटिलिटी। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेजरी एक्यूमुलेशन। चौथा, ग्लोबल पेमेंट सेटलमेंट नेटवर्क। पांचवां, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। और छठा, केयरफुली मैनेज टोकन सप्लाई। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, दी इंटरलिंक डिमांड पिक्चर। देखिए, मार्केट में आमतौर पर 2 तरह की डिमांड होती है। एक होती है स्पेक्युलेटिव डिमांड, जो पूरी तरह से मार्केट के मूड और शॉर्ट टर्म साइकिल्स पर चलती है। लेकिन इंटरलिंक का फोकस बिल्कुल अलग है, वो है स्ट्रक्चरल डिमांड। ये वो डिमांड है जो सीधे प्रोटोकॉल की यूटिलिटी और AMM लॉग्स पर निर्भर करती है। फ्रेमवर्क साफ कहता है कि उनका मॉडल मार्केट के उतार चढ़ाव पर नहीं, बल्कि नेटवर्क के कोर आर्किटेक्चर में बसी इस मजबूत स्ट्रक्चरल डिमांड पर टिका है। अब आते हैं दूसरे फोर्स पर, DApp इकोसिस्टम यूटिलिटी। ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है कि इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट यानी SDK पहले से ही लाइव है। इसका सीधा मतलब है इकोसिस्टम में एक्टिव बिल्डर्स लगातार काम कर रहे हैं। फ्रेमवर्क में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कि इंटरलिंक चेन पर बनने वाले हर नई एप्लीकेशन, प्रोटोकॉल या मिनी ऐप को चलने के लिए इनके नेटिव टोकन $ITL की जरूरत होती है। जैसे जैसे नए ऐप्स जुड़ते हैं, नेटवर्क इफेक्ट्स लगातार कंपाउंड होते जाते हैं। हर नया प्रोजेक्ट अपने साथ नई स्ट्रक्चरल डिमांड लेकर आता है। तीसरा बड़ा डिमांड फोर्स है इंस्टीट्यूशनल ट्रेजरी एक्यूमुलेशन। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल हब्स जैसे अमेरिका, सिंगापुर, हांगकांग और दुबई की तरफ देखें, तो वहां की कई कंपनीज ने पहले ही इस टोकन को अपनी ट्रेजरी एसेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। जब ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूशंस किसी डिजिटल एसेट को अपनी बैलेंस शीट पर रखती हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। और ये कॉर्पोरेट एक्यूमुलेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म नॉन स्पेक्युलेटिव डिमांड को दर्शाती है। ये ऐसी एंटिटीज हैं जो रोजाना मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करती हैं, बल्कि एसेट्स को होल्ड करती हैं। तो जब ऐसी एंटिटीज टोकन खरीदती हैं और बेचती नहीं हैं, तो वो मार्केट से एक हैवी अमाउंट ऑफ सप्लाई को बाहर कर देती हैं। इससे सिस्टम में एक गजब की स्टेबिलिटी आती है। आगे बढ़ते हैं चौथे पिलर की तरफ, ग्लोबल पेमेंट सेटलमेंट नेटवर्क। 1 अरब, जी हाँ 1 बिलियन डिजिटल एसेट्स की दुनिया में अक्सर छोटे यूजर बेस की बात सुनने को मिलती है, लेकिन इंटरलिंक्स के डॉक्यूमेंट्स एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट सेट करते हैं, अपने पेमेंट सेटलमेंट नेटवर्क को 1 अरब यूजर्स तक स्केल करना। ये वही मैसिव स्केल है जो हम दुनिया के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स या टेक जायंट्स में देखते हैं। इस लेवल तक पहुंचने के लिए इनका रोड मैप काफी क्लियर है। ग्लोबली 10,000 से ज्यादा पेमेंट पॉइंट्स का टारगेट है और साथ ही एक वीजा कार्ड पार्टनरशिप भी अभी प्रोग्रेस में है। इंटरलिंक चेन का पूरा डिजाइन नेटिवली ग्लोबल कॉमर्स के लिए बनाया गया है। इसका सीधा असर ये होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन, चाहे वो एक कप कॉफी खरीदना ही क्यों ना हो, सिस्टम में ऑटोमेटिकली टोकन की डिमांड क्रिएट करता है। अब बात करते हैं 5वें फोर्स की, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। इंटरलिंक का आर्किटेक्चर यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करता है। इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, एक कंपनी नेटवर्क पर अपनी किसी रियल वर्ल्ड एसेट को टोकनाइज करती है। स्टेप 2, उस बिजनेस टोकन को प्रोटोकॉल के AMM पूल में स्पेसिफिकली नेटिव टोकन के साथ पेयर करना मैंडेटरी होता है। और स्टेप 3, उन बिजनेस टोकन्स को बैक करने के लिए ITL को लॉक कर दिया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो जितनी ज्यादा एसेट्स टोकनाइज होंगी, उतनी ही ज्यादा सप्लाई नेटवर्क के अंदर लॉक हो जाएगी। इसका फाइनल रिजल्ट ये होता है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर ब्लॉकचेन पर इन रियल वर्ल्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो नेटिव टोकन यूज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक ऐसी हार्ड कोडेड डिमांड क्रिएट करता है जो मार्केट साइकिल से पूरी तरह आजाद है। ये डिमांड जनरेट करने का सच में काफी सॉलिड तरीका है। हमने डिमांड के चारों पिलर्स देख लिए। अब आते हैं छठे और आखिरी पॉइंट पर,
केयरफुली मैनेज्ड टोकन सप्लाई। यहाँ एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो इसे टिपिकल क्रिप्टो मॉडल से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। प्राइवेट मेननेट फेज में वेंचर कैपिटलिस्ट्स और कोर टीम का टोकन एलोकेशन एग्जैक्टली 0% है। आमतौर पर फाउंडर्स और वीसीज के पास एक बड़ा हिस्सा होता है, जिससे फ्यूचर में सप्लाई डंप होने का रिस्क हमेशा बना रहता है। लेकिन यहाँ 100% सप्लाई एक्सक्लूसिवली ट्रेजरी द्वारा मैनेज की जाती है। तो फिर टोकन मार्केट में आते कैसे हैं? सर्कुलेटिंग सप्लाई को सिर्फ ट्रेजरी के थ्रू इस तरह से सप्लीमेंट किया जाता है कि वो नेटवर्क के एक्चुअल वेरीफाइबल ग्रोथ स्टेज को रिफ्लेक्ट करें, ना उससे एक टोकन ज्यादा और ना एक टोकन कम। इसका अर्थ है कि कोई आर्टिफिशियल सप्लाई मार्केट में फ्लड नहीं होती। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा वैसे वैसे एक बेहद कंट्रोल्ड तरीके से सप्लाई आएगी। इन सभी पॉइंट्स को देखने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। जब ऐसी सॉलिड स्ट्रक्चरल यूटिलिटी का सामना इतनी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड सप्लाई से होता है, तो क्या इंटरलिंक का ये फ्रेमवर्क डिजिटल एसेट्स के ग्लोबल स्केल अचीव करने के तरीके को हमेशा के लिए रिडिफाइन कर देगा? ये सच में सोचने वाली बात है कि क्या ये प्रिसाइज बैलेंस डिजिटल एसेट इकोनॉमी का नया स्टैंडर्ड बनने जा रहा है? इस विश्लेषण में जुड़ने और इस कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।